हेलो, नमस्कार साथियों। ब्लूटेक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम की जो है सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। ये क्लास हमने पहले कर चुके हैं जिसमें हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू और रोमन संख्याएं का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट किया है। तो अभी हम सीखेंगे बिल्कुल बेसिक से कि कौन सी संख्या को किस नाम से बुलाते हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले हम रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। अब ये रियल नंबर कौन से होते हैं वास्तविक संख्याएं? जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पर दर्शा सकते जिन संख्याओं को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लाइन लिख दी, एक, जीरो के बाद एक, दो, तीन, और इधर लिख दिया -1, इधर लिख दिया -2, इधर लिख दिया -3, और ये इस तरीके से लेफ्ट साइड और इस तरीके से राइट साइड, ठीक है। अभी कौन कौन सी संख्याओं को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं? मैं कहूँ कि दो कहाँ पे है तो आप बता सकते हो कि दो यहाँ पे है, ठीक है। मैं कहूँ -2 कहाँ पे है, आप कह सकते हो -2 यहाँ पे है। यानी कि पॉजिटिव वाली संख्याएं भी और नेगेटिव वाली भी संख्याएं जो कंप्लीट हैं। और मैं कहूँ कि 2.5 कहाँ पे है, आप बता सकते हो सर, 2 और 3 के बीच में मिलेगा 2.5, यानी कि पॉइंट वाली संख्याएं भी होगी, ठीक है। जैसे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 10, यहाँ पॉइंट हट जाएगा, इनकी ये हो जाता है 25/10। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करो तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, इनकी 5/2 भी लिख सकते हैं ना इसको, डायरेक्ट 5/2। इनकी फ्रैक्शन वाली संख्याएं भी होगी, यानी कि डेसिमल वाली संख्याएं, कंप्लीट संख्याएं, फ्रैक्शन वाली संख्याएं, इन सबको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं। जैसे कि √4 हो गया, √4 का वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। √9 की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो रूट वाली संख्याओं को भी हम दर्शा सकते हैं। आप दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो √4 है, √5 को कैसे दर्शाएं, ठीक है। जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होते जो नंबर, तो उनको भी दर्शाया जाता है। हमने सीखा था 8th 9th क्लास में जब जो नंबर लाइन सीखते थे हम। तो जैसे कि √5 है, ये इस तरीके से हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर और बेस करके पाइथागोरस थ्योरम सीखी थी ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। जो हाइट होती है, लंब होता है, ये बेस होता है, आधार, ये कर्ण होता है एच, ठीक है। तो उस तरीके से हम, जैसे कि √5 है, तो √5 में बेस को अगर 2 माने हमें, 2 से जो परपेंडिकुलर को हमें 1 माने, 1 का स्क्वायर। तो क्या होता है कि जैसे कि एच स्क्वायर की वैल्यू अगर मान लूँ मैं, और ये स्क्वायर इधर से उधर जाएगा तो हम रूट बना देगा, तो एच का जो मान है वो √5 आएगा। तो ऐसा कैसे होता है, जैसे कि ये 0 है, 0 से 2, इसको हम बेस मान लें यहाँ तक, ठीक है। फिर बेस जैसे मान लिया मैंने, परपेंडिकुलर में 1 मान लो, इनकी 0 से लेकर के 1 तक का जैसे प्रकार से ऐसे रख के, और इस 2 के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर खींच लेते थे। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी डिस्टेंस का इस तरीके से एक आर्क लगा देते, और फिर यहाँ से मिला के, और इस तरीके से कुछ बनाया जाता था √5, ठीक है। तो √5 यानी कि रूट वाली जितनी भी संख्याएं हैं ना, उन सबको हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम सीखें, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। इमेजरी नंबर की बात करूँ, काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो इमेजरी नंबर्स वो संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते। तो ऐसी भी कोई संख्याएं होती हैं जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दर्शा सकते? तो हाँ, होती है। जैसे √4 है, इस √4 को जब सोल्व करते हो आप तो कितना आता है, 2 आता है ना। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये होता है
कि अगर इस 2 का स्क्वायर कर दूँ मैं, यानी कि 2 की उसी में मल्टीप्लाई कर दूँ सेम, तो अंदर वाली संख्या निकल कर के आएगी। तो जैसे कि मैंने अंदर √-4 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या आएगा कि मैं उसकी उसी में गुणा करूँ और माइनस का 4 आ जाए, क्योंकि दिमाग में आता है सब 2 कर दें, लेकिन 2 की जब 2 में गुणा करोगे, तो 2 की 2 यानी कि स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा, माइनस का 4 तो नहीं आएगा। अगर तुम माइनस का 2 लेते हो, तो भी माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तब भी क्या आएगा, प्लस का 4। यानी कि ऐसा कोई नंबर आएगा ही नहीं जिसकी उसी में गुना करो और अंदर वाली संख्या आ जाए। तो ये एक्चुअल में क्या होती है, ये संख्याएँ होती नहीं है, ये हमने कल्पनाओं में मान रखी हैं, ठीक है? इनकी वैल्यू हम वही नहीं लगा सकते कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो ये कैसी संख्याएँ हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है? काल्पनिक संख्याएँ हैं और काल्पनिक संख्याओं को आइटा वगैरह से डिनोट करके रखा जाता है, ठीक है? जैसे कि √-1 की अगर मैं बात करूँ, तो √-1 का जो मान है, हमने कल्पनाओं में इसका कुछ ना कुछ मान मान रखा है और वो हमने आइटा के इक्वल मान रखा है, ठीक है? क्या मान रखा है हमने? आइटा। और आइटा स्क्वायर की एक वैल्यू मान रखी है, वो मान रखी है -1। आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक है? ये हमारे इमेजिनरी नंबर्स हो गए। इसके बाद देखते हैं, अगला होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, समिश्र संख्याएँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन-सी होती हैं? जो रियल नंबर हमने सीखा अभी-अभी, ठीक है? और रियल प्लस इमेजिनरी को जो बना के बनती है ना, वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल प्लस इमेजिनरी। रियल नंबर हमने कुछ भी सीखा था, जैसे कि 3 था और इमेजिनरी नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 आइटा कर दिया, जहाँ पे आइटा आ गया ना, वो क्या हो जाएगा? वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है? तो 3 + 4 आइटा कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई, ठीक है? बस इससे ज़्यादा हमने नहीं सीखना है इसके अंदर, लेकिन नंबर की पहचान ज़रूर होनी चाहिए कि कौन-सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन-सा इमेजिनरी नंबर है, कौन-सा रियल नंबर है, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया जिसके हम अंदर हमने पहचान करनी है कि कौन-कौन सी संख्याएँ जो वास्तविक संख्याएँ हैं। तो 4 को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, यानी कि ये क्या है, वास्तविक संख्या। 3.2 को भी हम दर्शा सकते हैं, ये भी कैसी है, वास्तविक संख्या है। अच्छा, यहाँ पे पाई आ गया। देखो, पाई का कुछ ना कुछ मान तो मानते हैं हम, या तो 22/7 मानते हैं या 3.14 मानते हैं, अप्रोक्स वैल्यू जो भी होती है, माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो वही है ये, यानी कि 22/7, 3.14, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो इमेजिनरी नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो बाकी बच गए ना, वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। तो जो पाई है ना, पाई भी कैसा नंबर होगा, रियल नंबर के अंदर आएगा। बटे वाली जो संख्याएँ होती हैं, वो भी किसके अंदर आती हैं, रियल नंबर के अंदर इनकी रूट के अंदर माइनस आ गया, रूट के अंदर माइनस आ गया, ये कैसी संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है? ये इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है? ये कैसा है, रियल नंबर, ठीक है? तो अगर कंप्लीट ऑप्शन की बात करें तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, उसकी वजह से नहीं हो सकता। 6 होता है, 8.3 होता है, √6 होता है, 5 होता है। थर्ड नंबर की बात करें, 5 होता है, पाई रियल नंबर है, 3 रियल नंबर है, 2.1 रियल नंबर है, 6/7 रियल नंबर है, √7 भी रियल नंबर है, -6 भी क्या है, रियल नंबर। यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? अच्छा, इसमें देखते हैं, इसमें क्या कमी थी भई? इसमें क्या कमी थी कि रूट के अंदर -7 आ गया था, और रूट के अंदर -7 आने की वजह से क्या हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया, काल्पनिक संख्या हो गई, ठीक है? वरना पाई भी रियल था, 3.6 भी रियल था, 8 भी रियल था, 3/5 भी, और √9 भी, ये सब के सब कैसे नंबर थे, रियल, ठीक है? लेकिन √-7 की वजह से ये ऑप्शन क्या हो गया, कैंसल हो गया, ठीक है? अगला देखें, जब इसके अंदर बात करते हैं तो 4 भी रियल है, 3.2 भी रियल है, पाई
तो इसके अंदर क्या हो गया, √-3 हो गया। ये √-3 इमेजिनरी रहना, तो √-3 की वजह से क्या हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक? क्योंकि ये जो है वो इमेजिनरी नंबर है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसिल। अभी देखो यहाँ पे 6 रियल नंबर है, 8.3 रियल नंबर है, √6 रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, 5 भी रियल नंबर है, माइनस का 6 जो है वो है रियल नंबर, 6/7 रियल नंबर। ये बी वाला ऑप्शन राइट है। अभी देखो यहाँ जो रूट है ना, यहाँ पे माइनस था अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अदरवाइज सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर, ठीक। तो इस तरीके से हम रियल नंबर की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा रियल है, कौन सा इमेजिनरी है, कौन सा कॉम्प्लेक्स। तो जो रियल संख्याएं हैं सारी की सारी, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। किसी को इंटीजर के नाम से जाना जाता है, किसी को डेसिमल संख्या के नाम से जाना जाता है, किसी को रेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है, किसी को इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो वास्तविक संख्याओं को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं, जैसे कि परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो, और अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है। इन्हें दो और अन्य नाम से भी जाना जाता है, किनको, रियल नंबर्स को, जैसे कि पूर्णांक, इंटीजर नंबर्स एवं दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, ठीक है। हम सब के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इंटीजर के बारे में डिटेल के अंदर सीखते हैं, ठीक। यहाँ देखो, जैसे कि मैंने यहाँ पे नंबर लाइन खींच दी, यहाँ पे ये मैंने 0 कर दिया है, यहाँ पे ये पॉजिटिव का 1, 2, 3, 4, और इस तरीके से इनफिनाइट तक चलता रहेगा, ठीक। ये -1, -2, -3, -4, और ये भी क्या करता रहेगा, इनफिनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो जो 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर है ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, धनात्मक संख्याएं हैं। और 0 के जो लेफ्ट साइड में जितनी भी संख्याएं हैं ना, वो सारी की सारी क्या हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, नेगेटिव नंबर है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव नंबर्स कौन से हैं, ठीक है, सारे के सारे नेगेटिव वाले। पॉजिटिव कौन से हैं, सारे के सारे पॉजिटिव वाले। बच गया बीच में 0, तो 0 कैसा है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, यानी कि 0 न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक, ठीक है। अभी अगर 0 को इंक्लूड करके पॉजिटिव संख्याओं को, इन सबको देखो, 0 से लेकर के पॉजिटिव की साइड अनंत तक, तो ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं। जो नॉन नेगेटिव नंबर है ना, इनकी जिसमें नेगेटिव शामिल नहीं है, तो वो सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं, और उनको होल नंबर भी कहते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो पूर्ण संख्याएं, ठीक है। कैसी संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 से लेकर के, और 1 से लेकर के अगर स्टार्ट करूँ यहाँ से लेकर के अलग से, तो वो होते हैं नेचुरल। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं सारे के सारे, उनको नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं भी बोला जाता है, ठीक है। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं इनको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये जो नेचुरल नंबर है, इन नेचुरल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो हम इसको अभाज्य संख्याएं, और एक हम इसको भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में इनको बांटते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अभाज्य संख्याओं के बारे में सीखते हैं डिटेल के अंदर कि क्या होती है। अभाज्य संख्याएं जो है ना, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर यानी गुणनखंड, ठीक, यानी कि उस संख्या को कौन कौन सी संख्या भाग करती है, उनको हम गुणनखंड कहते हैं। तो जो एक और स्वयं से भाग जाती है ना, यानी कि एक और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग न जाए, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के 100 तक के सारे प्राइम नंबर लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक इंक्लूड नहीं किया। एक क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तो, या तो हम इसको ये बोल देते हैं कि 1 से भाग जा रहा है, ये इसको ऐसे बोल दो कि ये स्वयं से भाग जा रहा है, ठीक है। इनकी दो फैक्टर तो होने चाहिए, एक तो एक और एक स्वयं, ठीक है। तो
एक न तो भाज्य है और न अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर मैं बात करूँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। भाई बड़ी तो पता ही नहीं कर सकते, अनगिनत चलती रहेंगी लास्ट में। जो एक सम संख्या यानी कि जो 2 है ना, वो सबसे छोटी अभाज्य भी है और कैसी है? इवन यानी कि सम भी है। ठीक है? क्वेश्चन आ गया था कि 1 से लेकर के 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं, यानी कि पूछा गया था कि 1 से लेकर के 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। तो 1 से लेकर के 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभी कल को 100 तक पूछा गया, आगे 50 तक भी पूछा चला जा सकता है, 1 से लेकर के 70 तक भी पूछा जा सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 1 से लेकर के यानी कि 2, 3, 4, 5 से लेके लिख करके देखेंगे और फिर जवाब देंगे, ठीक है? काउंट करके। तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर सारा का सारा जो है ना, टाइम का ही फंडा होता है। यानी कि क्वेश्चन सबको आते हैं, लेकिन उस दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ही आपने जो अपना क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करना होता है। तो कुछ जल्दी करने के लिए हम कुछ वैल्यूज़ याद रख लेंगे कि 1 से लेकर के 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। 50 से लेकर के 100 तक कितनी होती हैं? 10 होती हैं और टोटल मिला के 1 से लेकर के 100 तक कितनी हो जाएँगी? 25। 1 से लेकर के 20 तक 8 होती हैं, 1 से लेकर 30 तक 10 होती हैं, 1 से लेकर के 40 तक 12 होती हैं और 50 से लेकर 70 तक 4। अभी मैं कह दूँ कि 1 से लेकर के 70 तक बताएँ, तो आप आराम से बता दोगे क्योंकि 1 से लेकर के 50 तक कितनी होती है? 15 और 50 से 70 तक कितनी? 4। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाता है तो आप डायरेक्ट लिख दोगे 19 होती है, ठीक है? तो इस तरीके से ये अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी। अच्छा, सबसे छोटी जो विषम अभाज्य है, समभाज्य तो हमने देख लिया था, इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है? तो हो जाएगी 3। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्राइम नंबर्स लिख दिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन लिखा हुआ है, यानी कि 3, 5, 7 के नीचे। तो क्या है ये? ये जो 3, 5, 7 है ना, ये लगातार है, क्रमागत विषम संख्या है, यानी कि 3 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 7 आ रहा है। ये 3 नंबर का एक ऐसा सेट है इस पूरी अभाज्य संख्या के अंदर, जो अ, अभाज्य भी हैं और तीनों के तीनों क्या हैं? विषम हैं और क्रम से हैं, ठीक है? क्रमागत है, कॉन्जिक्यूटिव हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। हम जैसे ही कंसेप्ट क्लियर करेंगे उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा करके देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। जो अभाज्य संख्याएं हैं 3 से बड़ी, ठीक है? यानी कि 2 3 को तो हम पता ही है, लेकिन 3 से जितनी भी बड़ी है ना, उन सबको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में। ये k कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हम बोल सकते हैं या होल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है? होल नंबर तो नहीं बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है? k की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। जैसे कि यहाँ से कोई भी मैं 2-3 एग्जांपल उठा रहा हूँ, जैसे कि 5 उठा लिया, 7, 13, ठीक है? 5 उठा लिया, 7 उठा लिया, 13 उठा लिया। तो इस 5 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना कि 6 गुना में 1 माइनस का 1, ठीक है? तो 6 इस 1 को यानी कि k, ठीक है? k की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है कोई भी। तो 6k माइनस 1 की फॉर्म में लिखा गया। इसको भी लिख सकते हैं हम। 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 कर सकते हैं। ये भी 6k प्लस 1 की फॉर्म में लिखा है। इसको भी लिख देंगे हम, 6 गुना में 2 प्लस में 1। इन k की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएँ हैं, उनको हम 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा हर कोई, मतलब संख्या जो 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में लिखी हो, वो अभाज्य हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, 25, ठीक है? तो 25 को 6 चौके 24 प्लस में 1 25 कर सकते हैं ना? यानी कि ये भी 6k प्लस 1 की फॉर्म में है, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है, प्राइम नहीं है, ये कैसा है? कंपोजिट कंपोजिट नंबर है। क्यों है कंपोजिट नंबर? क्योंकि ये
1 से भाग जाता है, 25 से भी भाग जाता है और साथ में 5 से भी भाग जाता है, ठीक है? यानी कि जिसके 1 और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता है, वो कंपोजिट नंबर में आता है, ठीक? तो ये जानकारी आपने याद रखनी थी इसके अंदर। इसके बाद देखते हैं हम रिलेटिवली प्राइम नंबर या को-प्राइम नंबर्स। हिंदी में बात करूँ मैं तो सहभाज्य संख्याएँ किनको कहते हैं? तो ऐसी 2 संख्याएँ जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो या उनका एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक क्या हो 1, ठीक? जैसे मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लिख दिया 10 और 17। तो 10 और 17 में दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, 1 को छोड़ कर के। यानी कि जो इन दोनों को भाग कर दे 10 को और 17 को, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं ये, सहभाज्य संख्याएँ। जैसे कि 4 और 7 हो गए, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये भी कैसा है? रिलेटिवली प्राइम नंबर। 5 और 11 हो गया, इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे कि 6 और 4 हो गया, लेकिन 6 और 4 दोनों एक संख्या से भाग जाते हैं, किससे? 2 से। तो ये वाला क्या नहीं होगा? रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि जो दोनों का एचसीएफ है वो क्या है? 2 है, ठीक है? दोनों एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों नंबर को भाग कर दे। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को भाग कर रहा है, ठीक है? तो इनका एचसीएफ क्या है? 2, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे, ठीक? आगे सीखते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर ट्विन प्राइम नंबर्स की बात करूँगा। जुड़वा अभाज्य संख्याएँ कौन-सी होती हैं? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएँ जिनका अंतर 2 हो। क्या हो? जिनका अंतर 2 हो। जैसे कि 3 5 हो गया, दोनों का अंतर 2 है। 17 19 हो गया, दोनों का अंतर 2 है। ये 29 था यहाँ पे, ठीक है? 29 और 31 था। तो दोनों का अंतर कितना है? 2 है। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। ऐसे अनगिनत मतलब आगे तक चलता रहता है, ठीक है? बस पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। स्पेशली कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद सीखते हैं हम भाज्य संख्याएँ, कंपोजिट नंबर्स। जो अभाज्य न हो, यानी कि जो प्राइम ना हो, वो सारे कैसे होंगे? कंपोजिट होंगे। जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, यानी 3 फैक्टर हो। एक तो कम से कम 3 यानी कि ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है? एक को और स्वयं को छोड़ के किसी अन्य से भाग चला जाता है ना, वो सब के सब कंपोजिट में आते हैं। तो जो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी कि ओड कंपोजिट नंबर कौन-सा है? तो 9 है, ठीक है? सबसे छोटी समभाज्य संख्या ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है ऑप्शन वगैरह देके अगर पेपर आसान बनाना हो तो, लेकिन अगर बेसिक नहीं पता तो वहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। ये अगर ये इन क्वेश्चन के अंदर कोई 1-1 मिनट, डेढ़-डेढ़ मिनट ले रहा है तो वो पेपर खराब हो जाएगा, ठीक है? तो पता होना चाहिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन-सी है? 4। इंटीजर्स को हम 2 भाग में देखते हैं, एक तो इवन नंबर और एक ओड नंबर। तो बात करते हैं हम सम संख्याओं की। अच्छा, सम संख्याएँ किसको कहते हैं? जो 2 से कट जाए। जो संख्या 2 से भाग चली जाएगी उसको क्या कहेंगे हम? सम संख्या कहेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 2k, यानी कि 2k की फॉर्म में लिखा जा सकता है इनको। और जो ये की है ना, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, यानी कि 0 भी हो सकता है, -2, 1, 2, 3 मतलब इस तरीके से हो सकता है। पूर्णांक जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं मतलब कंप्लीट संख्याएँ, ठीक है? तो इसकी एक वैल्यू कोई भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिखा दिया -2, 4, -6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 ये सारी की सारी सम संख्याएँ हैं। अब 0 है, 0 भी एक सम संख्या है, ये बात आपने याद रखनी है। क्योंकि 0 को 2 को अगर इसको भी 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 की 0 से गुणा कर दूँगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि 0 एक इंटीजर है ना, तो के का मान कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, 0 लेंगे। 1 लोगे तो अगर 1 लोगे तो ये 2 हो जाएगा, -1 लोगे तो ये -2 हो जाएगा।
यानी कि वो सारी की सारी इवन नंबर ही आएंगे। ठीक है, तो जीरो कैसा नंबर है कि संपूर्ण संख्या है। जीरो इज एन इवन होल नंबर। ठीक है, ये आपने याद रखना। आगे चलते हैं, हम बात करते हैं ओड नंबर्स की, विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं जो दो से न घटे, जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो टू के प्लस माइनस वन होती है। इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं इनको, टू के प्लस माइनस वन फॉर्म की, उनकी फॉर्म में कैसे, कि वही कोई भी इंटीजर हो सकता है। जैसे कि ये -5, इसको अगर मुझे इस फॉर्म में लिखना हो टू के प्लस माइनस वन की फॉर्म में, तो मैं दो की मल्टीप्लाई कर दूं किससे, -3 से, और प्लस में वन कर दूं। ठीक है, तो -5 को लिखा गया ना टू के प्लस माइनस वन की फॉर्म में, क्योंकि -3 इंटीजर ही तो है। तो इस तरीके से इनको लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मतलब जानकारी के लिए। हालांकि आगे कहीं पूछी जाएंगी कहीं नहीं पूछी जाएंगी, तो पता होना चाहिए आपको। ठीक, पेपर के लिए डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, तो जितनी जानकारी आपको होगी वो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि तैयारी सिर्फ एक बार होती है, बार बार नहीं होती। अभी कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन करता है कि जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है। कोई जीरो कहता है, कोई इन्फिनाइट कहता है, कोई कहता है नॉट डिफाइन आएगा। तो मैं तीनों के तीनों कंसेप्ट जो है आपके कंप्लीट कर देता हूँ, कि जीरो को अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से भाग देंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो जीरो को किसी नॉन जीरो नंबर, यानी कि एन है ना, ये एन कोई नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो। तो अब सबको पता है, जैसे कि नौ को भाग दो किससे, तीन से, तो नौ को अगर मैं तीन से भाग दूंगा तो तीन आता है। ठीक है, यानी कि अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती हैं, ये तो पता होगा ना। तो अगर ये तीन भाग में है नौ के, अगर मैं उधर लेके जाऊंगा इसको, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, अब भी क्या होंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगी, बराबर होंगे। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे मान लूँ कि ए बटे में बी अगर इज इक्वल टू सी है, तो अगर बी को भाग में उधर लेके जाऊंगा तो गुना में चला जाएगा, तो सी गुना में बी हो जाएगा। ठीक है, और अब भी क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि ये क्या है, तो मैं इसको के कोई मान मान लेता हूँ। मैंने क्या मान लिया, इसको के मान लिया। ठीक है, ये कोई नॉन जीरो नंबर है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो सकता है। तो ये मैंने मान लिया कि ये के बराबर है। कोई पूछे ना कि क्या आएगा आंसर, तो भाई मैंने के मान लिया। ठीक है, तो जीरो बटे अगर एन है, उसको मैंने के मान लिया, तो ये एन भाग में उधर जाएगा तो गुना में जाएगा, यानी कि जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई एन। ये वो नॉन जीरो नंबर है जो यहाँ पे था। तो सीधी सी बात है, अब भी सोल्व होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, है ना। तो कैसे होंगे, ये तभी पॉसिबल है जब इस के का मान जीरो हो, इस के का मान क्या हो, जीरो, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे, क्योंकि इस जीरो की उस नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो हो जाएगा, और जीरो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। तो इस के का मान एक ही निकल के आता है, यहाँ से वो क्या आता है, और जीरो निकल के आता है। ठीक है, तो किसी भी जीरो को हम किसी नॉन जीरो नंबर से भाग दे रहे हैं, तो वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि जीरो के बटे में जीरो आ गया। ठीक है, तो जीरो के बटे में जीरो आ गया, तो क्या करेंगे, तो ये भी वैसे ही बिल्कुल सिंपल। भाई कोई पूछे जीरो बटे में जीरो क्या होता है, भाई हमें नहीं पता क्या होता है, तो हम उसको कुछ ना कुछ मान लेंगे। क्या मान लें भाई, हम के ही मान लेते हैं। ठीक है, कि के इक्वल होता है, तो अगर के इक्वल माना है, तो अगर इस जीरो को मैं उधर लेके जाऊंगा, तो के मल्टीप्लाई में जीरो आएगा, है ना। और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए यहाँ से, लेकिन नहीं। तो इस के का मान मैं क्या रखूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। तो दिमाग में आ रहा होगा सर इसका तो मान कुछ भी रख लो आप, एक रख लो, दो रख लो, तीन रख लो, चार रख लो, जीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद वो जीरो ही हो जाना है। तो के का मान कोई डिफाइन ही नहीं, मतलब यहाँ पे कि के का क्या मान होगा, कोई भी मान रख रहे हैं वही जीरो हो जा रहा है, यानी कि
कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैथमेटिक्स में इसके का मान कहीं पे डिफाइन ही नहीं है, तो इसलिए क्या कहा गया है, अनडिफाइंड। यानी कि 0/0 क्या होता है भाई, ये अनडिफाइंड होता है, ठीक है, अपरिभाषित जिसको कहते हैं ना, वो होता है 0/0, अनडिफाइंड होगा। तो मेरे ख्याल से कि आज के बाद इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कभी। नेक्स्ट अगर हम बात करके चलें कि n/0 क्या होगा, ठीक है, यानी कि कोई नॉन जीरो नंबर है, किसी नॉन जीरो नंबर को हम जीरो से भाग कर रहे हैं, तब कितना आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए मान लिया कि मैं एक को भाग दे रहा हूँ 0.1 से, ठीक है। तो 0.1 से अगर मैं इसको भाग दूंगा, अगर मैं इस डेसिमल को हटाना चाहूँ यहाँ से, तो एक 10 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद क्या है, एक अंक है इधर। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा डेसिमल को, तो ये 10/1 हो जाए, है, और बराबर किसके हो जाएगा, 10 के। अगर मैं इस नीचे वाली संख्या को थोड़ा सा और छोटा कर दूं, ठीक है, मैं 0.01 कर दूं, तब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर कि अगर इस डेसिमल को हटाना है तो ऊपर 100 जाएगा गुना में, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक है तो 2 जीरो वाला नंबर जाएगा, यानी कि 100/1 हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर दूं, ठीक है, नीचे वाले नंबर को, तो मैं अगर 0.001 कर दूं, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 अंक है तो ऊपर 1000 जाएगा। तो आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि जैसे मैं नीचे वाले नंबर को छोटा करता जा रहा हूँ, ठीक है, जो रिजल्ट है हमारा वो बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको नीचे वाली संख्या को छोटा करते 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 बिल्कुल जीरो तक अगर आ जाऊंगा ना, तो ये जो रिजल्ट है ना, ये बड़ा होते 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 कितना चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो अगर किसी नॉन जीरो नंबर को अगर हम जीरो से भाग कर रहे हैं, तो वो अनंत आएगा, इन्फिनाइट आएगा, ठीक है। तो आज के बाद मेरे ख्याल से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो क्या आता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में चैप्टर करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए क्या करेंगे, कुछ बेसिक्स फॉर्मूलेज वगैरह यूज होते हैं। अगर आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आप को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी ओड संख्या से गुना कर दो मैं, यानी कि विषम संख्या की विषम संख्या में गुना कर दो तो विषम संख्या ही आती है। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं कोई दो विषम संख्या ले लेता हूँ, और अगर उनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आएगा, विषम संख्या निकल करके आएगी। यही ये कंसेप्ट कहता है, किसी ओड से किसी ओड संख्या की किसी इवन संख्या में गुना करें, यानी किसी विषम संख्या की किसी सम संख्या में गुना करें। तो कोई भी, जैसे कि 3 की मैं गुना कर रहा हूँ, 2 के अंदर गुना कर दी मैं, एक विषम एक सम है, और दोनों की गुना करा तो कितना आ गया, 6, यानी कि इवन संख्या आ गई, ठीक है। अब किसी ओड संख्या की में कोई ओड संख्या जोड़ दें, यानी कि किसी विषम संख्या में किसी विषम संख्या को जोड़ दिया, या किसी विषम संख्या में से किसी विषम संख्या को घटा दिया, तो जो नंबर निकल के आता है ना, वो हमेशा सम संख्या निकल करके आती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने 7 में 5 जोड़ दिया, दोनों की दोनों विषम संख्याएं हैं, जो रिजल्ट हमारा निकल के आया वो 12 निकल करके आया। और 12 कैसी संख्या है, 12 इवन नंबर है। और 7 में से अगर मैं 5 घटा देता, तब क्या निकल करके आता, 2 निकल करके आता, और 2 क्या था, इवन संख्या थी, ठीक। अभी नेक्स्ट जो हम देखें, इवन में किसी, यानी कि किसी सम संख्या के अंदर कोई भी सम संख्या को जोड़ना या घटाना। तो कोई सम संख्या ले ली मैंने, जैसे 8 ले ली, और 8 में मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो 13 हो जाएगा, विषम संख्या होगी। और 8 में से अगर मैंने 5 घटा दिया, तब भी 3 आए, 3 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो ये बातें आपने याद रखनी है कि किसी सम संख्या में कोई विषम संख्या को चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगी, ठीक है।
और किसी सम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ लो घटा लो तो सम संख्या ही आती है। जैसे कि 4 में मैं 2 जोड़ लूँ तब भी सम आएगा, 4 में मैं 2 घटा लूँ तब भी क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, सम में सम जोड़ दिया, सम में सम घटा दिया। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अभी कई बार कंफ्यूजन ऐसे भी हो जाता है। तो ये कंसेप्ट है कि माइनस की संख्या की अगर मैं गुना करूँ माइनस के अंदर तो क्या आएगा, प्लस की संख्या बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं कि -3 की मल्टीप्लाई करो -3 के साथ, तो जो संख्या निकल करके आएगी ना वो प्लस का 9 निकल करके आएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि एक संख्या माइनस की है और एक संख्या किसकी है, प्लस की, तो जो संख्या निकल करके आएगी वो किस तरीके की होगी, वो पॉजिटिव नंबर होगी। ठीक। जैसे कि अगर मैं -3 की गुना करता 3 के साथ, ठीक है, तो यहाँ जो मेरा होता वो माइनस का 9 आता। अगर मैं इनको उल्टा करके लिखूँ कि इसको मैं प्लस का कर दूँ और इसको माइनस का कर दूँ, तब भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये क्या हो गया, माइनस का आना था यहाँ पे। ठीक है, क्या आना था, माइनस का। तो प्लस की जब गुना करेंगे माइनस में तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि 3 की अगर मुझे गुना करनी हो -3 के अंदर तो क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है। और प्लस की गुना करनी हो प्लस में तो वो तो प्लस होता ही है। जैसे कि 4 की गुना कर दी, किसी कोई भी नंबर है पॉजिटिव संख्या आती है तो क्या हो गया, 12। तो ये बेसिक बेसिक रूल हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता कि सबको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन जैसे भी पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट की डाउट ऐसा लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा, और समझ में ना आने का कारण यही है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। इसलिए हमने जो बैच है वो बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, और हम बिल्कुल हाई लेवल तक का मैथ सीखेंगे, जिससे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे हरियाणा का कोई एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, ठीक है? अगर मैथमेटिक्स से आपका क्वेश्चन आता है तो कोई क्वेश्चन आपका रहेगा नहीं। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में, दशमलव संख्याएँ। तो दशमलव संख्याएँ कौन-सी होती हैं? अब दशमलव संख्याओं में भी अलग-अलग नाम से जाना जाता है इनको। जिन संख्याओं में डेसिमल लगी होती है, सिंपली हमें यही पता होता था, है ना? अब हम क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल किनको कहते हैं? शांत दशमलव। तो जिस संख्या के अंदर दशमलव के बाद में कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही नंबर है, 3 और 2, लिमिटेड है, ठीक है? और इनको पी/क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। पी/क्यू की फॉर्म का मतलब क्या है? जैसे कि 1.32 है, अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊँगा, तो नीचे कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा कि डेसिमल के बाद राइट साइड में कितनी संख्याएँ हैं? 2 संख्याएँ हैं, तो 100 जो है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो 132 बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक? तो यानी कि पी/क्यू के फॉर्म में क्या हो सकता है? इनको लिखा जा सकता है। तो सेम ऐसे ही है, यहाँ पे 1000 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10,000 नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो पी/क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और शांत दशमलव जो होती है ना, उनमें डेसिमल के बाद लिमिटेड नंबर होते हैं। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अ, देखिए ना, जैसे अगर क्लास ज़्यादा लंबी लगती है तो आप इसको पार्ट में देख लें, यानी कि आधे घंटे की, फिर कुछ टाइम बाद आधे घंटे की। हुँ, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, अभी हमने शांत दशमलव सीखा था, अब हम अशांत पुनरावर्ती, यानी कि अशांत है। अशांत का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद अनगिनत नंबर है, यानी कि कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। लेकिन इनमें एक खास बात है कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है कि जो डेसिमल के बाद जो नंबर है ना वो रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिपीट। जैसे कि पॉइंट के बाद 7 आया, फिर 7 7 7 7 बार-बार रिपीट हो रहा है। तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है कि 7 बार-बार रिपीट हो रहा है तो 7 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे 6 बार-बार रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। और यहाँ पे 6161 बार-बार रिपीट हो रहा है, तो क्या करते हैं? 61 के ऊपर बार लगा दिया जाता है। अब जो ये बार लग गए हैं ना इसके ऊपर, अब इसको प्री-पार्टिकुलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है? क्योंकि
जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको 7/9 लिख सकते हैं, इसको 6/9 लिख सकते हैं, इसको हम 61/9 क्योंकि 12 हटाने के बाद 2 अंक थे ना, तो 2 9 आ गए। अब ये 2 9 क्यों आए, कुछ और क्यों नहीं आया, ये अब हम तब सीखेंगे जब हम बार वाले कंसेप्ट को करेंगे, ठीक है? अभी के लिए बस इतना याद रखो कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, हम उनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे आ गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव, ठीक? यानी कि अशांत भी हैं और इसमें किसी स्पेशल पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा, यानी कि जो डिजिट्स हैं, जो अंक हैं, वो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है? तो जिसमें डेसिमल के बाद लिमिटेड संख्या न हो और संख्याओं की पुनरावृत्ति न हो रही हो, ठीक है? ये कुछ नहीं है, वैसे लिख दिया था। इन संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि जब वो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे, वो रिपीट नहीं होंगे, तो उसके ऊपर हम बार नहीं लगा सकते, और बार नहीं लगा सकते तो वो इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मुझे अगर मान लो ये डेसिमल हटानी हो तो कैसे हटेगी? डेसिमल को हटा के मैं नीचे क्या लेके आऊंगा, पता ही नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अगर डेसिमल नहीं हटा सकती इनकी, तो इनको p/q फॉर्म में भी नहीं लिख सकते, ठीक? उसी तरीके से जैसे कि √2 की वैल्यू है, अब √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या मानते हैं हम, 1.414, ठीक है? तो ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। तो इस तरीके से ये कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा, तो हम इनको p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। √3 को भी की जो वैल्यू होती है, इनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है? उसके बाद देखते हैं, यहाँ पे आ गया रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या किनको कहते हैं? जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि, और ये जो q है ना, q नीचे वाली, यानी कि एक न्यूमिनेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो इसको हिंदी में अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, ठीक है? तो जो हर है ना, ये हर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अंश और हर यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, वो दोनों के दोनों बिलोंग करने चाहिए किससे? इंटीजर से, ठीक है? और इंटीजर हमने सीखा ही अभी अभी कि इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार ऐसे पूछ लेता है कि चूज रेशनल नंबर, ठीक है? या चूज रेशनल नंबर, तो उस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आपको पता होगा कि ये रेशनल नंबर है, तो आप आराम से लगा दोगे, जो भी आंसर होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि कोई भी संख्या उसके नीचे कुछ ना हो तो उसके नीचे 1 हमेशा होता है, ठीक है? तो p के बटे में 1 होगा, 5 के बटे में 1, तो 5 के बटे में 1 होगा, तो ये कैसे नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है? जो ये 3/2 है, इस 3/2 ये भी p/q की फॉर्म में लिखा हुआ है। 4.2 है, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 10, p/q की फॉर्म में है, ठीक है? ये माइनस का 6/7 है, ये भी p/q की फॉर्म में है। ये 0 है। अच्छा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 हमेशा होता है, ठीक है? तो p/q की फॉर्म में हो गए, ये वाला p हो गया, ये वाला क्या हो गया? q। और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? देखो, ये नीचे वाला है ना, ये 0 भी नहीं है, और जो p और q दोनों के दोनों इंटीजर से भी बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर है ना। तो याद रखना, 0 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, ठीक है? और जो बार वाले आ गए, वो तो अभी अभी हमने डिस्कस किए थे कि बार हटेगा तो नीचे कुछ ना कुछ आएगा, और नीचे कुछ ना कुछ आ जाएगा तो वही p/q की फॉर्म बन जाएगी, यानी कि बार वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो भी सारी की सारी क्या होती हैं? रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है? इस तरीके से हम याद रखेंगे। इसके बाद देखते हैं इरेशनल नंबर।
अप्रिमेय संख्याएं किनको कहते हैं? तो अप्रिमेय जो संख्याएं हैं, जिन संख्याओं को p बटे q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, वो सारी की सारी कैसी संख्याएं होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। जैसे कि पाई हो गया, क्योंकि पाई का मान कुछ ना कुछ वैसे तो मानते हैं। देखो, अगर पाई का मान 22/7 अगर वैसे लिखा गया है, ठीक है, कि 22/7 के इक्वल है, तो 22/7 तो परिमेय है, लेकिन अगर पाई दे रखा है तो पाई अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, ये इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अप्रोक्सीमेट हम अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या कर देते हैं, हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं। तो पाई की 3.14 भी यूज करते हैं हम कहीं ना कहीं। तो वो जो होता है ना, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। असल में जब देखेंगे तो वो कहीं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो जितने भी रूट की नहीं कहता मैं, जैसे कि रूट 9 हो गया, रूट 9 तो 3 होता है, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो इसकी वैल्यू तो इसकी इक्वल है ना, तो ये तो परिमेय है। लेकिन जो भी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, यानी कि जिसका रूट निकालना कंप्लीट नंबर के अंदर रूट नहीं निकल रहा है, वो सारी की सारी कैसी आएंगी? अप्रिमेय संख्याएं आएंगी, ठीक है। जैसे इसके बाद मैं बात करूं कि किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना, तो क्या निकल के आता है? परिमेय संख्या निकल के आती है। जैसे कि मैं कोई अपरिमेय संख्या ले लूं, जैसे कि रूट 3 ले ली। रूट 3 में मैंने रूट 2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो जो रूट 3 प्लस में रूट 2 है, जो हमारा रिजल्टेंट है वो क्या निकल कर के आया हमारा? अपरिमेय संख्या, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या होगी। अगर यहाँ पे माइनस हो जाता तब भी क्या होती है? रूट 3 माइनस रूट 2 अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या को नाम है परिमेय संख्या। जैसे कि रूट 3 है, रूट 3 के मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया 2 कर दिया, तो ये 2√3 बन गया, ठीक है। तो 2√3 भी कैसा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अपरिमेय संख्या को भाग दें हम किससे? अपरिमेय संख्या से, ठीक है। अब जैसे कि रूट 2 को रूट 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो ये भी कैसी है? अपरिमेय संख्या है। क्यों भाई? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रूट 2 बटे रूट 3 तो पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखे गए। नहीं, पी बटे क्यू की फॉर्म में तो लिखे गए, लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहे किससे? इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होंगी। और अलग से जैसे कि रूट 2 रूट 3 ये मैंने बता ही दिया। कुछ बच्चे बोलते थे सर रूट 2 के नीचे भी तो 1 होता है और ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखा गया, और ये जो 0 नहीं है। लेकिन जो रूट 2 है ना बेटे, वो इंटीजर नहीं है, ठीक है, उसकी वजह से ये रेशनल नहीं होता। तो ये कैसे नंबर होते हैं? ये रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट होते हैं, काम आएंगे, ठीक है। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चन जब गलत हो जाते हैं ना पेपर में, बहुत दुख होता है। एक एक नंबर बहुत कीमती होता है। 0.01 नंबर होता है ना, वो भी इतना कीमती होता है। उससे पूछो जिसका सिलेक्शन है 0.1 नंबर से रुक गए हो, ठीक है, सारी मेहनत बेकार हो जाती। तो एक एक कंसेप्ट को हम क्लियर करते हुए चलेंगे, बिल्कुल कुछ रहेगा ही नहीं, ठीक है। कोई भी कैसा भी एग्जाम हो, बाहर नहीं जाएगा इस सिलेबस से। अप्रिमेय संख्या की गुना करें हम अप्रिमेय संख्या में, तब भी क्या आएगा? अप्रिमेय संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि रूट 2 की मल्टीप्लाई करनी है रूट 3 से, ठीक। तो अप्रिमेय संख्या है, याद रखना अपना, ठीक। अभी इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो चीज समझाना चाह रहा था, अभी देखिए। हाँ, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर, जब एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है, कभी सीएचएसएल में, कभी सीजीएल में, ठीक है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। मतलब हरियाणा के एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन एसएससी पूछ लेती है, ठीक है, सीडीएस वगैरह में पूछा गया। तो इसके बारे में बात करनी, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ठीक है। अभी अगर किसी संख्या के फैक्टर, गुणनखंड का योग
ठीक है। एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ यानी कि उस स्वयं को छोड़ के, ठीक है। जिस नंबर के हम फैक्टर कर रहे हैं उस स्वयं को छोड़ के उस स्वयं उसी संख्या के बराबर है, तो वो एक परफेक्ट नंबर होगा। सबसे छोटा छोटा परफेक्ट नंबर 6, ठीक है। याद रखना है सबसे छोटा जो परफेक्ट नंबर है वो क्या है, 6। क्यों? क्योंकि जब हम 6 के फैक्टर करते हैं तो 6 किस किस से भाग जाता है, 1 से भाग जाता है, 2 से भाग जाता है, 3 से भाग जाता है, 6 से भाग जाता है। यानी कि अगर मैं इस 6 को छोड़ करके जो बाकी के बच गए ना उन सबको जोड़ूंगा तो वो 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये एक परफेक्ट नंबर है। जैसे कि 28 हो गया, तो 28 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 28 के फैक्टर करूंगा तो 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा, 4 से भाग जाएगा, 7 से भाग जाएगा, 14 से भाग जाएगा, 28 से भाग जाएगा। यानी कि 28 को छोड़ करके जितने भी इसके फैक्टर हैं, जब उन सबको जोड़ेंगे हम तो वो उसी नंबर के इक्वल आ रहा है, 28 के इक्वल। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट नंबर है, ठीक है। उसी तरीके से 496, ठीक है। उसी तरीके से 8128 और ये अनगिनत है, लेकिन न तो इनको निकालने का कोई फॉर्मूला है और नहीं उसकी आवश्यकता है। बस याद रख लेना है, ये 3-4 नंबर है, इनको याद रख लेना, ठीक है। असल में तो इनकी भी जरूरत कम ही पड़ती है, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन बन गए थे, ठीक है। तो वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ये सभी परफेक्ट नंबर हैं, इन्हें निकालने का न कोई फॉर्मूला और न ही कोई आवश्यकता है, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बता दी। प्रश्न बनता है सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो सबसे यानी कि 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर है जो 6। 2 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो 28 है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर परफेक्ट नंबर कौन सा है, तो 496। और 4 डिजिट का सबसे छोटा परफेक्ट नंबर कितना है, 8128। इससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इससे पहले हम आगे वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये, ठीक है। जैसे कि इफ 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, ये दो के इक्वल है, ठीक है। और जो ए बी सी है ना और डी है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। यानी कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी निकालना है, ठीक। तो हमने 6 परफेक्ट नंबर के बारे में पढ़ा था। अब 6 जो था किस किस से भाग जाता था, 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ठीक है। 1 2 3 6 से भाग जाता था कौन सा नंबर, 6, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि 1/1 प्लस में 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, ठीक है। अगर मुझे ये सारा का सारा कुछ सोल्व करना हो तो किस तरीके से सोल्व करते आए हैं हम, तो यहाँ पे इन सब का एलसीएम लिया जाता है। इन सब का एलसीएम क्या होगा, 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों से भाग चली जाए, ठीक है। तो इन चारों से भाग जाने वाला नंबर क्या है, 6, सबसे छोटा से छोटा। तो एक की इस 1 से हम इस 6 में भाग देते हैं तो कितने पे भाग जाता है, 6 पे भाग जाता है। उस 6 की हम ऊपर गुना करते हैं, ठीक है। तो 6 के ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर 6 चला जाएगा। इस 2 को इस 2 से भाग देते हैं 6 के अंदर तो 3 पे भाग जाता है। तो 3 के ऊपर गुना करते हैं, ठीक है। तो ऊपर गुना करते हैं तो 3 एकम 3 हो जाता है। फिर इस 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, उस 2 के ऊपर गुना करते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, इस 6 से भाग करते हैं, 6 में तो 1 पे भाग जाता है, उस 1 के ऊपर गुना करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, ऊपर 12 बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, 12। क्योंकि 1 6 तो ये था और 3 2 1 को जोड़ करके क्या बन गया, 1 6 और हो गया, ठीक है। तो
बटे में क्या है 6, और जब इसको भाग करते हैं तो किसके इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है। यानी कि ये कंसेप्ट परफेक्ट नंबर वाले कंसेप्ट से उठाया गया है, ठीक है, क्योंकि इसके 4 गुणनखंड है ना, 1 2 3 4, तो इसको ए बी सी और डी अगर मैं नाम दे दूं, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 1 बटे सी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में डी, ठीक है। तो इस तरीके से जब सोल्व करते हैं हम, तो ये ऊपर जो आया है देखो, ये क्या आया है, 1 2 3 4 6, यही है ना, 1 2 3 6 ऊपर, तो क्या ये वही नहीं है कि ए, ये क्या है बी, ये सी, ये डी, ये नहीं है ए बी सी डी, और इनको जोड़ने के बाद कितना हुआ है, जो 6 था ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6, 6 की तो 4 फैक्टर बने थे, तो 6 प्लस में 6 हो गया, तो टोटल क्या था इसका, 12 आंसर था। ये निकालने के लिए बोला था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अगर ये इस तरीके से होता तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, जो पीछे वाला क्वेश्चन है ना, वो ऐसे ही है, ठीक है, वो 28 पे बनाया गया है। तो 6 का ऊपर जो कंसेप्ट पे बना था, ये 6 प्लस में 6 12 हो जाएगा। अब जैसे मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे चल के देखूँ, ठीक है, तो ये देखो ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो जैसे कि ये 28 है, इसके तो 4 फैक्टर थे, ये तो 4 से ज्यादा जा रहे हैं, तो जब 28 का मैंने देखा तो 28 किस किस से भाग जा रहा है, 1 से, ठीक है, 2 से, 4 से, 7 से, 28 से, ठीक है, इनसे भाग जा रहा है कि नहीं है, 1 से, 2 से, 4 से, 7 से, 14 रह गया बीच में, ठीक है, यहाँ से 14 कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे क्या कर देते हैं 28, ठीक है, और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 28 ही बनेगा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये इसी के ऊपर कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, तो सेम उसी तरीके से क्या होगा कि नीचे 28 होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, 28 प्लस में 28, ठीक है, यानी कि ऊपर बन जाएगा 56 और नीचे बन जाएगा 28, और कटने के बाद क्या आएगा 2, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ऊपर सबको जोड़ने के बाद बनेगा वो 56 बनेगा, क्या बनेगा 56, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 56 आएगा भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया था, सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया था, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया होगा, ठीक है। तो जब हम सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से, तो जिस जिस टाइप के भी क्वेश्चन बन रहे हो मैं सब आपको करवा रहा हूँ। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं, और जो भी हमने आज सीखा है उसके बेसिस पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं ये आगे बन सकते हैं, तो उन सब में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम अगली क्लास में सीखेंगे, और जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहली क्लास को जरूर देखें, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या है कि धीरे धीरे रिलेट होती हुई चलती हैं सारी चीज़ें। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे और न्यू कंसेप्ट पे को सीखेंगे, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड लक।